हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे आए आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। आज का टॉपिक है जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में। वो टॉपिक है बच्चों हमारा ग्रोथ रेट। एग्जैक्टली व्हाट इज ग्रोथ रेट? तो ग्रोथ रेट कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है? तो आप ही बोलोगे कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल का नंबर इंक्रीज होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ। क्लियर? देखिए फटाफट। सबसे पहले द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म। 1 मिनट। हाँ, देखो भाई, इंक्रीज in the number of cell in an organism occurs in several ways। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब नंबर ऑफ सेल्स का अमाउंट क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। अब वो किसी भी वे से इंक्रीज हो। अब आप कहोगे किसी भी वे का मतलब क्या है? किसी भी वे का मतलब ये है चाहे वो अर्थमेटिक ग्रोथ हो रही हो चाहे वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रही हो। अब आप कहोगे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है, तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सा मीनिंग ऐसे समझो आप कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब सेल्स का जो अमाउंट है जब वो इंक्रीज होगा, चाहे मेटोटिकली हो चाहे मियोटिकली हो, उसी को हम लोग ओवरऑल क्या बोलते हैं? ग्रोथ। क्लियर? समझ में आया व्हाट इज ग्रोथ? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म अकर्स इन सेवरल वेज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट जो है वो हमें दो टाइप्स के पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक एंड सेकंड वन इज जियोमेट्रिक। क्लियर? फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक एंड सेकंड वन इज जियोमेट्रिक। अर्थमेटिक ग्रोथ इज व्हाट? अब एक डायग्राम पहले मैं आपको बताऊंगी तो आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक ग्रोथ एक बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ऐसे समझो, ये डायग्राम आपको गिवन है। अब ये मैंने एक सेल ड्रॉ करी है, ठीक है। अब ये जो सेल आपको दिख रही है, अब ये डिवाइड करेगी कौन से प्रोसेस के थ्रू? आप कहोगे माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस मेरे हिसाब से सभी बच्चों को आता होगा, नहीं आता होगा तो सुन लीजिए। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद जब टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है तो दोनों का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो इक्वल होता है। तो ऐसे सेल डिवीजन जिसमें डॉटर सेल्स का क्रोमोसोम नंबर और पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर सिमिलर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोसिस। क्लियर? तो यहाँ पे सेल डिवाइड कर रही है माइटोटिकली, मतलब माइटोसिस के थ्रू। और बच्चों टू सेल्स का फॉर्मेशन होगा जैसे कि नॉर्मली होता है। अब एक सेल जो है वो डिवाइड करने के लिए एप्लीकेबल होगी और एक सेल का बच्चों क्या हो जाएगा? स्पेशलाइजेशन। तो ये सेल चली गई है स्पेशलाइजेशन में, मतलब अब इसमें एनलार्जमेंट होगा, डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होगा। आपने 3 स्टेप्स पढ़े होंगे ग्रोथ के। सबसे पहला फेज होता है ग्रोथ का, फेज ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें सेल्स लगातार बच्चों क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। सेकेंड फेज होता है जिसमें सेल्स इलोंगेशन, मतलब अब जो सेल का साइज है वो इलोंगेट हो रहा है। क्यों इलोंगेट हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो सेल में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? सेल इलोंगेशन। एंड आफ्टर दैट सेल मैचुरेशन फेज में जाती है। मीन्स अब वो सेल आगे चल के एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर रही है कि कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये 3 स्टेप्स में होते हैं बेटा क्या? ग्रोथ। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा? फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पे स्टार्ट हुई फेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल ने डिवाइड किया, 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन किया, जिसमें से एक सेल जो है वो अपने डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज नहीं कर रही है, ये सेल डिवाइड करेगी और एक सेल चलेगी स्पेशलाइजेशन में। अब ये अगेन डिवाइड करेंगी, कितनी सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी? अगेन 2। एक तो वैसे ही नॉर्मल है और एक का क्या हो जाएगा बच्चों? स्पेशलाइजेशन। क्लियर? अगेन डिवाइड होगा। जब अगेन डिवाइड होगा तो फिर एक ही सेल डिवाइड होगी, 2 सेल का फॉर्मेशन होगा और एक अगेन किस में जाएगी? स्पेशलाइजेशन में। ठीक है। तो इस तरीके से जो ग्रोथ हो रही है
वो ग्रोथ रेट कैसा है, बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट है। तो जब इस फॉर्मेट में ग्रोथ होती है तो उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। क्लियर। अब ये देखिए डायग्राम आपको सामने दिख रहा है। अब ये जो डायग्राम है इसमें भी यही चीज एक्सप्लेन की गई है। देखिए एक सेल है, ठीक है, ये डिवाइडिंग सेल है, इसके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की। जब ये डिवाइड करेगा दो सेल का फॉर्मेशन करेगा। एक सेल डिवाइड करके फॉर्म हुई है, उसके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी है, और दूसरे सेल का हो गया बच्चों स्पेशलाइजेशन। देन अगेन इसने डिवाइड किया, दो सेल का फॉर्मेशन हो गया, एक सेल चले गए स्पेशलाइजेशन में, और एक सेल कैसी है बच्चों, नॉर्मल है। तो इस तरीके से जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो ग्रोथ रेट है, और स्लो ग्रोथ रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। क्लियर हो गया अच्छे से। अब थ्योरी देखिए आप, अर्थमेटिक ग्रोथ में देखिए जो मैंने आपको बोला है बच्चों वही लिखा हुआ है। इन अर्थमेटिक ग्रोथ ओनली वन डॉटर सेल continues to divide after the mitotic division of a cell while the other mature and differentiate। बाकी जो दूसरी सेल है वो कौन से स्टेप को फॉलो कर रही है, डिफरेंशिएशन वाले स्टेप को। क्लियर। ओके। अब जो यहाँ पे कर्व रिप्रेजेंट हो रहा है अर्थमेटिक ग्रोथ का, वो कर्व आपके सामने है, देखें। तो ये अर्थमेटिक ग्रोथ का कर्व है। ये बच्चों रिप्रेजेंट हो रही हाइट ऑफ द प्लांट, और ये बच्चों क्या है, टाइम। तो जो ग्रोथ रेट आप देख रहे हो वो कैसा है, स्ट्रेट है, लीनियर फॉर्म का ग्रोथ कर्व है। कैसा है, लीनियर फॉर्म का ग्रोथ कर्व है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी बच्चों क्या है बच्चों, लेंथ एट टाइम टी, एल नॉट क्या है, लेंथ एट टाइम 0, और आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रोथ रेट ऑफ इलोंगेशन पर यूनिट। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अर्थमेटिक ग्रोथ का फॉर्मूला है एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो ग्रोथ हो रही है वो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ हो रही है, तो कर्व कैसा हो रहा है, लीनियर लाइन वाला बन रहा है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ कैसी होती है, अब इसका भी पहले आप डायग्राम देखें। देखिए ये डायग्राम है, एक सेल है, माइटोटिकली उसने डिवाइड किया, टू सेल्स का फॉर्मेशन किया। अब दोनों सेल्स यहाँ पे कैसी फंक्शनल है, वहां पे क्या था, एक सेल फंक्शनल थी और एक सेल का स्पेशलाइजेशन हो गया था। यहाँ पे दोनों सेल्स बच्चों कैसी है, फंक्शनल है। अगेन डिवाइड हुई, 2 to 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, 4 to 8 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब जब ये आगे कंटिन्यू डिवाइड करेंगे तो 8 से कितनी आएंगे बच्चों, 16, 16 से कितने सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 32, 32 से 64। सो लगातार आप देखो सेल्स की जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ रेट है, इनिशियली स्लो होता है, बट एक टाइम के बाद जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से क्या होता है, एक्सपैंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ का, आप कहोगे एस शेप कर्व आएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए इन द ज्योमेट्रिक ग्रोथ फेज बोथ डॉटर सेल्स रिटेन देयर एबिलिटी टू डिवाइड। यही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ में दोनों सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है आगे डिवाइड करके न्यू डॉटर सेल्स को फॉर्म करने की। ठीक है, क्लियर। ओके, अब इनिशियली ग्रोथ कैसी होती है, जो मैंने आपको अभी बताया, स्लो होती है। उसके बाद बहुत तेजी से ग्रोथ क्या होती है, रैपिडली इंक्रीज होती है। तो फॉर्मूला क्या बच्चों बन रहा है इसका, W1 इज इक्वल डब्ल्यू नॉट ई आर टी। अब W1 क्या है, फाइनल साइज, कितना वेट इंक्रीज हुआ, कितनी हाइट इंक्रीज हुई, और सेल का नंबर कितना इंक्रीज हुआ। W नॉट इनिशियल, बिगनिंग में जो ग्रोथ है, बिगनिंग में जो बच्चों ग्रोथ है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W नॉट से, और फाइनल ग्रोथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे W1 से। R रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ रेट को, T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, और बेस E रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल लॉगरिथम को। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है। अब देखिए सबसे इनिशियली फेज कौन सी है, लैग फेज। जब भी लैग फेज लिखा हो तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो ग्रोथ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो सबसे पहले एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जब अपने आप को अडेप्ट करता है तो धीरे धीरे क्या करता है, ऐसे समझ लो जैसे आप क्लास में फर्स्ट टाइम स्कूल गए, पहले दिन है आपका स्कूल का, तो आप जाके इनिशियली बोलना नहीं चालू कर देते, सारे फ्रेंड्स नहीं बन जाते हैं। तो पहले दिन आप माहौल को क्या करते हैं, समझते हैं कैसा माहौल है, कैसे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगले दिन से धीरे धीरे आप अडेप्ट होते हो,
फिर आपकी बातचीत चालू होती है ना। उसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म या किसी बॉडी के सेल जब ग्रोथ स्टार्ट करती है इनिशियली, तो ग्रोथ स्लो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लैग फेज। ग्रोथ बहुत तेजी से एक्सपैंड हुई, इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं लॉग फेज, इसी को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फेज। और देन आता है बच्चों स्टेशनरी फेज, जो ग्रोथ होती है बहुत स्लो हो जाती है। एंड फाइनली डिक्लाइनिंग फेज, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। क्लियर, समझ में आया? तो ये हो गया आपका एस शेप या फिर सिग्मोइड कर्व। क्लियर? जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले वो सारे पॉइंट यहाँ मेंशन है। अब सबसे पहली चीज, अब जो जितने पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हो वो आपको एमसीक्यू में क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों। देखिए, pioneering वर्क ऑन ग्रोथ वाज डन बाय वॉन सैक्स। pioneering का मतलब क्या है? सबसे पहले उन्होंने इसी पे वर्क किया, उससे पहले उन्होंने किसी पे भी वर्क नहीं किया है, उसको बोलते हैं pioneering, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सो pioneering वर्क ऑन ग्रोथ वाज डन बाय वॉन सैक। ही प्लॉटेड अ ग्रोथ कर्व बिटवीन टाइम एंड ग्रोथ, और उस कर्व को नाम क्या दिया गया? सिग्मोइड। उसी को बोलते हैं बच्चों एस, उसी को बोलते हैं जीपी, मतलब ग्रैंड पीरियड कर्व। क्लियर? अब ग्रोथ पैटर्न जो है किसी भी सेल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। कब? जब फेवरेबल कंडीशन होती है, सारी कंडीशंस आपके अकॉर्डिंग सुटेबल हो, सो उनको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? फेवरेबल। जब कंडीशंस आपके अकॉर्डिंग सुटेबल ना हो तो टर्म यूज करते हैं अनफेवरेबल। क्लियर? सो सबसे पहले आता है लैग फेज। लैग फेज में देखिए जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। देन आता है बच्चों लॉग फेज, ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल फेज। इस फेज में जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम है एंड मोस्ट रैपिड, बहुत तेजी से ग्रोथ एक्सपैंड हो रही है। देन आता है स्टडी और स्टेशनरी फेज। इसमें जो ओवरऑल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, ठीक, और ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, रुक जाती है। तो अब ग्रोथ रेट कैसा हो गया वहां का? जीरो। टाइम टेकन इन ग्रोथ फेज, अब वो टाइम जो लॉग फेज में ग्रोथ को लग रहा है, उस पूरे टाइम पीरियड को, जो लॉग फेज में टाइम पीरियड लग रहा है ग्रोथ में, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों जीपी फेज, मतलब ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ हम कौन सी फेज को बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा बच्चों? लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। क्लियर? देन अब हमें पढ़ना है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। देखिए ध्यान से, अभी आपने अरिथमेटिक पढ़ा, देन आपने ज्योमेट्रिक पढ़ा। अब ये भी थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, बाकी ओवरऑल सेम ही है। देखो, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एग्जैक्टली क्या होता है? पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में प्लांट के बॉडी पार्ट्स में कितनी ग्रोथ हुई है पर यूनिट टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ठीक है, क्लियर? जैसे आप समझिए, हमने मान लिया कि 60 मिनट में प्लांट में या किसी प्लांट के पार्ट में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। तो 1 मिनट में कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ग्रोथ रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। कि आपने देखा कि 60 मिनट्स में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर की हमें क्या देखने को मिल रही है? ग्रोथ। क्लियर? तो उसको हम लोग ओवरऑल क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अच्छा, अब रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है? रिलेटिव ग्रोथ रेट में थोड़ा सा चेंज है, वो है इनिशियल पैरामीटर को आपको देखना है कि जब आपने लीफ को देखा तो लीफ का कोई ना कोई साइज तो पहले से ही प्रेजेंट होगा ना। कि सपोज हमने देख लिया कि जो लीफ है उसका साइज है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपने ग्रोथ को मेजर करना स्टार्ट किया और फिर आपने देखा कि 60 मिनट्स में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई है। सो ओवरऑल आपने देखा कि जो ग्रोथ है वो कितनी हो गई? 72। सो बच्चों इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिलेटिव ग्रोथ रेट। आपने इनिशियल पैरामीटर को भी लिया और जो ग्रोथ आपने मेजर करी आपने उसको भी लिया। सो ओवरऑल आपने क्या देखा? जो ग्रोथ रेट है वो कितनी हो गई? 72। वो हो गई आपकी रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब यही चीज डायग्राम में देखिए। अब
ये यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है कितनी हो रही है, आप कहोगे जो ग्रोथ हो रही है वो हो रही है पूरी पूरी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की। ठीक, तो आपने सिर्फ इतने को मेजर किया तो यहाँ पे क्या हो गई, कौन सी ग्रोथ हो गई ये, आप कहोगे एब्सोल्यूट। यहाँ पे आपने ओवरऑल मेजर किया तो ग्रोथ कितनी हो गई 55। क्लियर है, ओवरऑल मेजर किए पहले से 50 थी, लेकिन दोनों में ग्रोथ उतनी ही हुई है, कितनी हुई है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की। बट पहले केस में आपने सिर्फ उतनी ही मेजर करी जितनी आपने 1 मिनट में आपने देखा कि कितनी ग्रोथ हुई है, और दूसरे वाले स्टेप में आपने ओवरऑल ग्रोथ को मेजर किया, मतलब पहले से कितनी थी और बाद में कितनी ग्रोथ और हो गई। तो दोनों को जब आपने सम कर दिया तो आपका निकल आया रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्लियर, अब यहां देखिए बोथ पोजेसेस सेम। अब एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट, दोनों में ग्रोथ कितनी थी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी। दोनों में हमने दोनों को मेजर किया, दोनों में ग्रोथ कैसी थी बच्चों, सिमिलर थी। बट हाई रिलेटिव ग्रोथ रेट इन अ लीफ ए 100%, while in leaf B it is 25%। अब देखो भाई, अब रिलेटिव ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले का जो ग्रोथ रेट है लीफ ए का, वो आपने कितना मेजर किया है, ठीक है, वो आपका 100% आपने मेजर किया, और जो बी वाली लीफ का आपने देखा तो वो कितनी परसेंट मेजर किया आपने 25%। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपको पढ़ना अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऑफ ज़ायगोट। ये भी अभी हमने डिस्कस किया। अर्थमेटिक ग्रोथ हमने क्या पढ़ा कि ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है, जब भी सेल डिवाइड करेगी तो एक सेल फंक्शनल होगी और एक सेल जो है वो किस में चली जाएगी, स्पेशलाइजेशन में। फिर हमने ज्योमेट्रिक ग्रोथ पढ़ा। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में बच्चों हमने क्या पढ़ा कि दोनों सेल्स की जो एबिलिटी है वो डिवाइड करने की है, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स का क्या हो रहा है लगातार फॉर्मेशन, कोई भी सेल स्पेशलाइजेशन में नहीं जा रही है। ठीक है, बट अब यहाँ टॉपिक हमें क्या डिस्कस करना है कि जो ज़ायगोट की जो ग्रोथ होती है, ज़ायगोट में जो ग्रोथ होती है वो दोनों होती है, अर्थमेटिक भी होती है और ज्योमेट्रिक भी होती है। तो उसके लिए पहले डायग्राम देखें, ये है डायग्राम। देखो सबसे पहले अब ज़ायगोट डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर टर्म हम क्या यूज करेंगे, क्लीवेज। क्या टर्म यूज कर रहे हैं, क्लीवेज। अब क्लीवेज वर्ड क्यों बोला गया, नॉर्मली आपने पढ़ा है कि जब भी एक सेल डिवाइड होती है तो 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी सेल डिवाइड करी, बट एक ही बॉल के अंदर आपको 2 सेल्स देखने को मिल रही है, वो सेल जो है वो अलग अलग नहीं हुई है, इसीलिए हम टर्म क्या यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे, क्लीवेज। ठीक है, देन 2 to 4, देन 4 to 8। अब यहां तक तो एक ही रूल फॉलो हो रहा है बच्चों, कौन सा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। बट यहां पे आप देखोगे 8 के बाद 16 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, देन 32 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको 3 कलर दिख रहे हैं, रेड कलर दिख रहा है, मीन्स वो सेल्स डिवाइड नहीं कर रही हैं। ठीक है, व्हाइट सेल्स आपको दिख रहा है, उनकी जो डिवाइड करने की जो कैपेसिटी है वो लूज हो गई है, अब वो डिवाइड कर नहीं पा रही है, और जो ग्रीन कलर की सेल्स दिखती हैं वो डिवाइड हो रही है। कहने का मतलब क्या है, अब जैसे ही जैसे आप देखोगे, अब ज़ायगोट से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो कुछ सेल्स डिवाइड करेंगी और कुछ सेल स्पेशलाइजेशन में चली जाएंगी, तो ओवरऑल आपको अर्थमेटिक ग्रोथ भी देखने को मिल रही है और ज़ायगोट में आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। बट आपको याद क्या रखना है कि जब भी ज़ायगोट इनिशियली डिवाइड करता है तो उसमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, और जब आप बाद में देखोगे, लेटर ऑन देखोगे, तो आपको अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों तरीके की ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है। अब आप थ्योरी देखो। सबसे पहला पॉइंट, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कॉम्बिनेशन ग्रोथ पैटर्न होता है अर्थमेटिक का और ज्योमेट्रिक का। ठीक है, प्लांट्स में जो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी वो आपको दोनों कॉम्बिनेशन से मिलेगी, अर्थमेटिक भी मिलेगी और आपको ज्योमेट्रिक भी मिलेगी। अब जितने भी एम्ब्रियोनिक प्लांट्स होते हैं, अभी मैंने आपसे कहा ज़ायगोट डिवाइड करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पे अ यंग एम्ब्रियोनिक प्लांट ग्रोज फर्स्टली जियोमेट्रिकली एंड सेल डिवीजन बिकम रिस्ट्रिक्टेड। कुछ जगह की सेल डिवीजन जब स्टॉप होगी तो वहां पे आपको कौन सी ग्रोथ देखने को मिलेगी, अर्थमेटिक। और वो कौन से रीजन है, टिप ऑफ रूट एंड शूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि किस जगह पे आपको अर्थमेटिक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो टिप रीजन ऑफ फ्रूट एंड शूट। क्लियर? नेक्स्ट, after this point growth is of the slower arithmetic type, but some of the new cells that are produced can develop into their mature condition and begin carrying out a specialized type of metabolism। देखो भाई, एक टाइम के बाद जो ग्रोथ रेट होती है वो स्लो हो जाती है। अब ग्रोथ रेट स्लो हो गया क्योंकि सेल का स्पेशलाइजेशन हो रहा है, तो कौन सी फेज आपको देखने को मिलेगी? अर्थमेटिक फेज मिल गई। बट जो सेल्स डिवाइड हो गए, जिनका मेटाबॉलिज्म कैसा है? बूस्ट है, लगातार वो डिवाइड करती जा रही है, तो वहां पे कौन सी ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको? जियोमेट्रिक। ठीक है। प्लांट आर दस अ मिक्सचर ऑफ ओल्डर मैच्योर सेल्स एंड यंग डिवाइडिंग सेल्स। अब प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको मिक्सचर ऑफ सेल्स मिलेंगी, ओल्डर पार्ट भी मिलेगा, यंग पार्ट भी मिलेगा। अब जो ओल्डर पार्ट है बच्चों, उसमें कौन सी ग्रोथ होगी? फटाफट आंसर दो। अर्थमेटिक। और जो न्यू पार्ट है उसमें कौन सी ग्रोथ होगी? जियोमेट्रिक। इसीलिए बोला गया कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न्स। क्लियर? टॉपिक समझ में आ रहे हैं अच्छे से? चलो भाई, अब आता कंडीशंस फॉर ग्रोथ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले मैं इसकी ब्रीफिंग भी आपको अभी बताऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? असेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं बच्चों जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? तो सबसे पहले ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब कहोगे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिससे प्लांट ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो, दूसरे होते हैं मैक्रो। मैक्रो वो होते हैं जिन्हें हम लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, माइक्रो वो होते हैं जिन्हें हम स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। तो देखिए, वाटर एंटर सेल कॉजिंग टर्जिडिटी। अब जैसे ही आपको समझना क्या है, अब जैसे ही पानी एंटर करेगा सेल के अंदर तो क्या कॉज होगी? टर्जिडिटी। टर्जिडिटी होगी तो जो वैक्यूल्स का साइज है वो क्या होगा? इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और सेल के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी क्या हो जाएंगी? स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्सीजन एंड एट टाइम न्यूट्रिएंट्स। अब जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है परफॉर्म प्लांट सेल के अंदर, वो मोस्टली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पहला ऑक्सीजन, दूसरा न्यूट्रिएंट। ठीक। ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए, कितना होना चाहिए बच्चों? 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमल टेम्परेचर, लाइट एंड ग्रेविटी ऑल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ये हो गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बिल्कुल बेसिक। अब हम पढ़ेंगे ब्रीफिंग ताकि हम सॉल्व कर पाए सारे के सारे इजी एमसीक्यूज। सो देखो, सबसे पहला दो तरीके के फैक्टर हैं जो प्लांट की ग्रोथ पे अफेक्ट डालते हैं। पहला फैक्टर हमको पढ़ना बच्चों एक्सटर्नल, और दूसरा फैक्टर हमको पढ़ना है बच्चों इंटरनल। ठीक है। सो एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर बच्चों कौन सा? वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर सेल इनलार्जमेंट। सेल का साइज जो इंक्रीज हो रहा है, अब जैसे ये एक नॉर्मल सेल है और ये एक इनलार्ज सेल है, ठीक है, तो सेल का जो साइज इनलार्ज हो रहा है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाटर। अब जैसे वाटर एंटर करेगा इसके अंदर तो सेल कैसा हो जाएगा? टर्जिट, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है। अब जब सेल टर्जिट हो जाएगा, अब जो पानी है वो क्या अप्लाई करेगा? सेल की वॉल पे प्रेशर, और बच्चों उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। क्लियर? सो टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प इन ग्रोथ एक्सटेंशन, और वाटर की प्रेजेंस में ही कौन सी एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं? आपको होगा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। क्लियर? अब एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में दो तरह की एक्टिव आती हैं, मतलब एक्टिविटीज आती हैं। पहला आता है आपका एनाबॉलिक रिएक्शंस और दूसरा है कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है? जो प्रोडक्शन है वो बिल्डअप हो रहा है, जैसे अमीनो एसिड्स कंबाइन करेंगे तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। तो अब ये जो रिएक्शंस हो रही है कैसी है? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हो रही हैं, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है। बट वहीं बच्चों अगर प्रोटीन
टूट रही है और अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रही है, तो रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट है बच्चों एक्सटर्नल फैक्टर न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो अपना रोल प्ले करता है वो किस फॉर्मेट में करता है, कहोगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर। अब आप जैसे खाना खाओगे तो आपकी बॉडी में सेल डिवीजन होगा, जब सेल डिवीजन होगा न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा, तो उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटोप्लाज्म का, तभी तो न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा। सो वही पॉइंट है, न्यूट्रिशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब न्यूट्रिएंट मैंने अभी आपको बताया, मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं किसके, एनर्जी के। जैसे एग्जाम्पल कार्बन एंड ऑक्सीजन in carbon dioxide and hydrogen in water are assimilation of photosynthesis। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रोल है, दूसरा वाटर में जो हाइड्रोजन का रोल है, ये दोनों ही रोल प्ले करते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। क्लियर। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर बच्चों प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्लांट की ग्रोथ में। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। अगर उससे ऊपर जाता है 45 डिग्री के ऊपर जाएगा तो जो प्रोटोप्लाज्म है बच्चों वो डैमेज हो जाएगा और जो ग्रोथ है उसमें हिंड्रेंस क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होगी, ग्रोथ रेट स्टॉप भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हैज अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन से स्टार्ट होती है, आप कहोगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, जो ग्रोथ की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इवन प्लांट की बॉडी में कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होता है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर। फिर आगे देखो लाइट। लाइट हैज इट ओन कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब देखो भाई, लाइट का अपना रोल है, लाइट का अपना रोल है। सबसे पहले लाइट इंपॉर्टेंट क्यों है, ग्रोथ के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर। अब लाइट स्टिमुलेट करती है प्लांट को, हेल्थी ग्रोथ प्रोवाइड करती है। एब्सेंस ऑफ लाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लाइट अगर नहीं होगी तो जितनी भी बच्चों लीव्स है उनका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। और इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, टियोलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, टियोलेशन। क्लियर। एब्सेंस ऑफ लाइट लीड टू येलोइश इन कलर ऑफ लीफ। पत्तियों का जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इटोलिएशन। अब हम बात करेंगे बच्चों इंटरनल फैक्टर्स की। इंटरनल फैक्टर में देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो किसका है, पहला तो जीन का है, जीन बोले तो डीएनए का है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है प्लांट हार्मोन्स का। इन दोनों में अगर कोई भी इफेक्ट पड़ता है तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट की ग्रोथ में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट है बच्चों सी एन रेशियो। अब आप कहोगे सी एन रेशियो क्या होता है, सी मीन्स कार्बोहाइड्रेट, एन मीन्स नाइट्रोजनस कंपाउंड। अब ये दोनों हैं जो रेगुलेट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। अब एग्जाम्पल देखिए, इफ अ प्लांट कंटेन मोर नाइट्रोजनस कंपाउंड, अगर किसी भी प्लांट में नाइट्रोजनस कंपाउंड ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में, तो आपको उस प्लांट में प्रोटोप्लाज्म की जो ग्रोथ है वो ज्यादा दिखेगी, मैकेनिकल टिश्यूज की जो ग्रोथ है वो कम दिखेगी, और वेजिटेटिव ग्रोथ आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी। क्या चीज कम होगी, आप कहोगे मैकेनिकल टिश्यूज का फॉर्मेशन कम होगा। बट अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड कम होंगे और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा तो उस केस में वॉल फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा होगा, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट कम हो जाएगा, और मैकेनिकल टिश्यूज की ग्रोथ भी ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर। तो ये आपसे पूछा जाता है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है बच्चों, जरूर अच्छे से पढ़ लेना कि सीएन रेशियो का प्लांट पे क्या अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, और रीडिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए समझिए, फिर आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। सबसे पहले
प्लांट्स में आपको दो तरह की सेल, आपने बताया होगा प्लांट में दो तरह की सेल होती है। कौन कौन सी सेल होती है बच्चों? एक होती है मेरिस्टेमेटिक और एक होती है बच्चों परमानेंट। ग्रोथ किसमें कंटिन्यू रहती है? आप कहोगे मेरिस्टेमेटिक में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो लगातार डिवाइड करती रहती हैं। बट परमानेंट जो सेल्स होती हैं, परमानेंट टिश्यूज होती हैं, उनमें जो ग्रोथ होती है एक समय के बाद स्टॉप हो जाती है। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल टू स्पेसिफिक टाइप। अब जब मेरिस्टेमेटिक सेल में स्पेशलाइजेशन होगा, मतलब मैच्योरेशन होगा, तो उसकी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि वो मैच्योरेशन फेज में जा रहा है। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल performing specific function is called differentiation। समझ में आया? कोई भी एक ऐसी मेरिस्टेमेटिक सेल जिसकी डिवाइडिंग एबिलिटी क्या हो गई, उससे लूज हो गई है, अब वो जो सेल है वो मैच्योरेशन फेज में एंटर कर रहा है ताकि पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर पाए। सो उस ओवरऑल स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्लियर? देन आता है डी डिफरेंशिएशन। अब देखो, लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल which had lost capacity to divide regain the capacity to divide under certain conditions। अब समझो ध्यान को, ऐसी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनकी डिवाइडिंग एबिलिटी उनसे लूज हो गई है, फिर हमने उन सेल्स को एक प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करी। जैसे हमने सपोज कल्चर मीडिया तैयार किया और उनमें उन सेल्स को डाला जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, और उन्होंने अपनी उस एबिलिटी को, कौन सी एबिलिटी को बच्चों? डिवाइडिंग एबिलिटी को दोबारा से रिगेन कर लिया। वो मैच्योर नहीं हुए, किस में कन्वर्ट हो गए? वो दोबारा से डिवाइडिंग सेल्स में कन्वर्ट हो गए। सो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। फिर से समझो, डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा? एक ऐसी स्टेज जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने डिवाइड करना बंद कर दिया है और वो मैच्योरेशन फेज में एंटर कर गए हैं। अब वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, वो डिवाइड नहीं करेंगे। लाइक फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट कायमा, तो पेरेंट कायमा की तरह एक्ट करेंगे, स्क्लेरन कायमा की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है? सो इस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है? क्लियर है? तो डी डिफरेंशिएशन क्या है? ऐसे डिफरेंशिएटेड सेल्स जिनकी एबिलिटी उनसे लूज हो गई है, फिर हमने उनको प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करी, उसके बाद उसने उसी एबिलिटी को दोबारा से रिगेन कर लिया। दिस स्टेप इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया? अब ये कंडीशन कहां देखने को मिलेगी आपको? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट देखिए, रीडिफरेंशिएशन क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएटेड सेल्स after multiplication again lost the ability to divide and mature to perform a specific function। this is called redifferentiation। ऐसी differentiated cells जो कि अपनी ability को उन्होंने क्या कर दिया है? लॉस कर दिया है। to divide and mature to perform a specific function, this is called redifferentiation। अब वो differentiated cell, ठीक, जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कौन सी फेज में एंटर कर गए? आप कहोगे मैच्योरेशन फेज में। सो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रीडिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल क्या है? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है? समझ में आया आपको रीडिफरेंशिएशन क्या है? ऐसी डिफरेंशिएटेड सेल्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उनकी जो एबिलिटी है वो क्या हो गई? दोबारा से लॉस हो गई है। कौन सी एबिलिटी? आप कहोगे डिवाइडिंग एबिलिटी, और वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। सो उनको हम लोग क्या कहेंगे? रीडिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। अब डायग्राम देखें आप। अब ये जो डायग्राम आपको समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहले ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब ये सेल्स जो हैं वो क्या करेंगी? आप कहोगे डिवाइड करेगी। अब जैसे ही इनकी डिवाइडिंग एबिलिटी लूज हो गई, ठीक, इनकी जो डिवाइडिंग एबिलिटी है वो क्या हो गई बच्चों? लूज हो गई।
तो कौन सा स्टेप आ गया आपको? अगर डिफरेंशिएशन वाला स्टेप आ गया। क्लियर? अब यही मेस्टेमेटिक सेल्स जो डिफरेंशिएटेड है, उन्होंने उस एबिलिटी को दोबारा से रीगेन कर ली है और मेस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो गए। तो कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? डी डिफरेंशिएशन। और वही डिफरेंशिएटेड सेल जब स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाएंगे तो क्या टर्म यूज करेंगे हम? री डिफरेंशिएशन। क्लियर? और जब फाइनली सेल्स की डेथ होगी तो सेल के सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे? स्टॉप। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सेल की डिवाइडिंग एबिलिटी। तो जिस सेल में डिवाइडिंग एबिलिटी हो तो उसको मेस्टेमेटिक बोलते हैं। जब मेस्टेमेटिक सेल की डिवाइडिंग एबिलिटी लूज हो जाए तो उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। उसने उस एबिलिटी को दोबारा से रिगेन कर लिया, डी डिफरेंशिएशन। उस एबिलिटी को रिगेन नहीं किया, स्पेशलाइजेशन में कन्वर्ट हो गए, तो री डिफरेंशिएशन। और सबका फाइनल स्टेप क्या है बच्चों? उसके बाद सेल की क्या होती है? डेथ। ठीक है, समझ में आ गया? फिर आपको पढ़नी व्हाट इज प्लास्टिसिटी। अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुनना। प्लास्टिसिटी एग्जैक्टली होता क्या है? प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। प्लांट क्या करता है? प्लांट की लाइफ साइकिल देखोगे अगर आप, तो लाइफ साइकिल में मैंने आपको 4 से 5 फेजेस बताई हुई हैं। सबसे पहली फेज मैंने आपको बताई थी सीडलिंग, दूसरी फेज मैंने आपको बताई थी जर्मिनेशन, तीसरी फेज मैंने आपको बताई थी वेजिटेटिव, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन होता है। फिर चौथी स्टेप मैंने आपको बताया था उसमें कि उसमें फ्लावरिंग हो रही है। फिर मैंने आपसे कहा था सेनेसिस हो रही है, मतलब एजिंग हो रही है, एंड लास्टली प्लांट की डेथ हो रही है। इन सारी स्टेजेस में प्लांट डिफरेंट डिफरेंट पाथवे को क्या करता है? फॉलो करता है, ताकि वो एनवायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स दे पाए अपनी पूरी लाइफ में। तो इसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। क्लियर? प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट phases of life to form different kind of structure। प्लांट फॉलो करता है अलग अलग पाथवे को ताकि वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर पाए। इसी एबिलिटी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। फिर इसमें एग्जांपल दिया हुआ है हेट्रोफिली का। अब हेट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो हेट्रोफिली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कॉटन में और कोरिएंडर में। अब क्या देखने को मिलेगा? जब आप प्लांट को जुवेनाइल फेज में देखोगे, जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग फेज, उसमें जो लीफ का शेप होगा वो डिफरेंट होगा। और जब उसी प्लांट की लीव्स को आप देखोगे मैच्योरिटी में, तो उनका शेप कैसा होगा? डिफरेंट होगा। तो जुवेनाइल फेज में शेप अलग है और मैच्योरिटी फेज में शेप अलग है। इस कंडीशन को हम ओवरऑल क्या बोलेंगे? हेट्रोफिली। दूसरा एग्जांपल देखिए, द डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूसेस इन एयर एंड दोस प्रोड्यूसेस इन वाटर। अब जैसे एक प्लांट है बच्चों, बटरकप। अब इस प्लांट को जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी लीव्स का शेप अलग होगा, और जब ये प्लांट वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो इसका शेप कैसा होगा? लीव्स का डिफरेंट होगा। सो इस कंडीशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोफिली। बट ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसने क्या किया? अपने आप को अडेप्ट किया और वैसा ही स्ट्रक्चर उसने क्या किया? रिप्रेजेंट किया। सो कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी। ठीक है। सो अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इंपॉर्टेंट नोट जो हमेशा मैं आपसे बोलती हूँ, पहले आप पढ़िए, फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी। तो पढ़ें और अपने डाउट्स को निकालें ताकि हम उसको भी डिस्कस करें। So thank you for watching. Bye bye.